हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज इम्पोर्टेंट सेशन है यानी जो सैग यानी जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किए थे उसमें एक और कड़ी जोड़ने जा रहे हैं। सैग एंड ट्रांसमिशन रहेगा उसमें, ठीक है जी। सैग होता है और ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस क्या क्या होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सैग पे तो न्यूमेरिकल भी आता है और रिलेशन में पूछता है कि ताप बढ़ने से क्या होगा या टेंशन बढ़ेगा तो किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको देखेंगे आज। और फिर कौन सा रिले किस में प्रयोग होता है, शॉर्ट में कौन सा रिले प्रयोग होता है, मीडियम में, लॉन्ग में कैसा, कौन सा कहाँ पे रिले प्रयोग होता है उसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, लॉसेस देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज का भी सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर जो सेशन पे पहले आएगा वो लाइक कर देगा, शेयर कर देगा और चैनल पे नया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, ठीक है। डेली रिवीजन ला रहे हैं, रिकॉर्डेड ला रहे हैं कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमको जितने लिखने में टाइम वेस्ट होगा उतने में अगर हम चाहें तो तुमको स्लाइड बनाकर फटाफट दे दे, तो 25 से 30 मिनट का अगर लेक्चर बन रहा है तो उसमें जिसमें तुम आसानी से क्या कर सकते हो, सारी चीज़ों को देख सकते हैं और बोरिंग भी फील नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बाद में देखा रिकॉर्डेड जो आता है उसको तुम चाहो तो जल्दी से देख लेते हो, इसी बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि रिवीजन चल रहा है ना, रिवीजन फास्ट होना चाहिए, सही है ना। उस हिसाब से क्या हो रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है, सही है। तो चलो देखो, कल कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग। कल हम लोगों ने सारी वो चीज़ें देख ली थी, हो गई थी इसमें इंसुलेटर की बात हो गई थी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी तक पहुंच गए थे। अब उसके आगे देखते हैं। देखो, इंसुलेटर पढ़ लिए, कंडक्टर बताए थे ACSR होता है, ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि हल्की होती है, सस्ती होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। वो दाल वाला एग्जाम्पल दिए थे तो आई समझ में आ गया है। अब आगे देखो, ओवरहेड लाइन में प्रयोग होने वाले पोल कौन कौन से होते हैं। ओवरहेड लाइन में कौन कौन से प्रयोग होते हैं पोल। पहला सबसे सिंपल क्या होता है, वुड होता है। वुड मतलब लकड़ी वाला। वो लकड़ी कौन सा प्रयोग करते हैं, अधिकतर सवाल पूछता है, तो याद रखना लकड़ी में तुम्हारा टीक होता है या फिर शीशम। टीक मतलब जैसे सागवान होता है या फिर शीशम का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सब क्या होता है इसमें, जिसको घून उन बोलते हैं, ठीक है, वो सब नहीं लगता है या लगता है तो बहुत समय बाद लगता है, ठीक है। इसके स्पैन की बात करें, स्पैन मतलब क्या बोलते हैं, विस्तार कितना है, एक पोल से दूसरे पोल के बीच में दूरी कितनी है, तो वो लगभग 40 से 50 मीटर होती है। कितनी होती है, 40 से 50 मीटर होती है। और लाइफ कितनी होती है, लाइफ तुम्हारी होती है 20 साल तक। कितनी होती है, 20 साल तक तुम्हारी उसकी लाइफ होती है, ठीक है। 20 से 22 साल होती है, उससे एक लाइफ नहीं होती, ठीक है, उससे पहले ही लगभग लिप बिकता है, सही ना। अच्छे से अगर उसको पेंट वेंट करके नहीं लगाओगे तब। उसके बाद क्या आती है हमारी, ट्यूबुलर पोल आती है। ट्यूबुलर पोल देखे होगे जो अगल बगल हमारे खंभों पे लगी होती है, जिस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बीच में खोखला लगा है, साइड से क्या होती है, ट्यूबनुमा आकार होता है। उसके स्पैन की बात करें तो स्पैन 50 से 80 होता है। देखो ये स्टैंडर्ड दिया होता है, ठीक है। हम लोग तो लगता नहीं कि 50 से 60 करते भी होंगे, जहाँ मोल वोल अधिक होगा, जहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पे पास पास भी लगा देते हैं, ठीक है। तो इस बातों का ध्यान रखना है। तो ट्यूबुलर पोल में स्पैन कितना होता है, 50 से 80 मीटर होता है। और वो क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड स्टील आयरन होता है। गैल्वेनाइज्ड स्टील, गैल्वेनाइजेशन यानी उस पर क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं उस पोल पे। क्यों जिंक की परत चढ़ाते हैं, कि जिससे वो क्या हो, आसानी से जंग रोधी न हो, उस पर आसानी से जंग न लगे, क्योंकि वो खुले में रखा जाता है ना, तो जंग लगने के चांसेस अधिक हो जाते हैं, सही है। तो इस चीज़ को याद रखना है। फिर आती है रेल लाइन वाली, ठीक है, सॉरी, इसके बाद हो गया। फिर आएगा तुम्हारा क्या, रेल लाइन आएगा। रेल लाइन किस सेक्शन का होता है, आई सेक्शन का होता है। जैसे जो रेल की पटरी होती है उसी का प्रयोग करके हम क्या कर देते हैं, पोल बना देते हैं, ठीक है। वो कैसा होता है, आई सेक्शन आकार का। पूछता है कि रेल लाइन जो होती है किस आकार का होता है, तो आई आकार का होता है। स्पैन कितना होता है, 80 से 100 मीटर होता है। कितना होता है, 80 से 100 मीटर होता है। और ये बना किसका होता है, आयरन का होता है। ये आंचू पांचू आयरन नहीं होता है, अच्छी आयरन होती है, ठीक है। तुमको पता होगा रेल की आयरन कैसी होती है, पटरी की, उसका बना होता है। फिर लास्ट में हमारा चौथा टाइप आता है RCC पोल। RCC पोल जैसे स्पैन हो गया, उसका कितना होता है, RCC मतलब जैसे सीमेंट कंक्रीट का बनाते हैं ढलैया करके, ठीक है। तो स्पैन की बात करेंगे तो 100 से 120 होती है। लाइफ बात करेंगे तो लगभग 100 साल की होती है। और बनी किसकी होती है, सीमेंट और कंक्रीट की बनी होती है, ठीक है। अब तो इसका धीरे धीरे चलन खत्म हो रहा है, ठीक है, मगर अभी भी है, सही है। अब देखो, इंसुलेटर पढ़ लिए, चालक पढ़ लिए, और ये क्या हो गया, पोल हो गया। तो जब इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलता है, एक कैटेनरी शेप की सैग दिखती है, झोल दिखती है। पूछता है कि बताओ कि जो झोल होती है, यानी जो सैग होता है,
उसका शेप कैसा होता है, तो याद रखना कैटेनरी होता है, कैटनरी, कैटेनरी, इंग्लिश में भी इसी तरह लिख के आएगा कैटनरी, ठीक है, इंग्लिश में भी कैटनरी, हिंदी में भी बस उसको हिंदी पे कप है कि मैं कैट और नरी, रबर बड़ी की मात्रा है, छोटी जो भी हो, कैटनरी लिख देगा, ठीक है। तो सैग क्या होता है, देखो ये जो है ये क्या है, एकदम नीचे वाली बिंदु है, और ये क्या है, चालक की सबसे ऊपरी बिंदु है। तो ये जितनी लंबाई में परिवर्तन हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, सैग बोलते हैं, झोल बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, ये सैग आने से क्या होता है, हमारे तार की खपत ज़्यादा होने लगती है। अगर ये तार सीधी रहती तो क्या होता है, ये तार और आगे बढ़ सकती थी, हमारे तार की बचत होती, मगर सैग आने की वजह से क्या होता है, थोड़ी लंबाई अधिक हो जाती है, ठीक है, भार भी अधिक बढ़ जाता है, दो पोलों के बीच में क्या होता है, स्ट्रेस यानी तनाव भी ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो याद रखना, पूछता है कि तो तनाव में यानी सैग में या झोल में सबसे अधिक तनाव किसको महसूस होता है, तो याद रखना सबसे अधिक तनाव किसको होता है, जो यहाँ पे सपोर्ट होते हैं, यानी चालक और पोल पे जो सपोर्ट होते हैं, जो इंसुलेटर लगे होते हैं, जो क्रॉस आर्म होते हैं, उस पर क्या होता है, सबसे अधिक तुमको समझ में आता है तनाव, ठीक है। तो जो सैग निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, US बराबर WL/80। देखो इसको चाहे तो ड्राइव भी कर सकते हो, मगर अभी समय ड्राइव करने का नहीं, अभी बस याद करो, आगे बढ़ो। तो W क्या होता है, चालक का भार होता है, L क्या होती है, चालक की लंबाई होती है, और T क्या होता है, तार पर तान। ये कितना इस पर भार महसूस हो रहा है, किस पे इस पर टेंशन महसूस हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, तान बोलते हैं। तो फॉर्मूले से WL/80 पे सवाल लगता है, ठीक है। ये देखो क्या लिखा है नीचे, वर्किंग स्ट्रेस यानी कार्यकारी जो प्रतिबल है वो क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ बटे सेफ्टी फैक्टर, यानी उसकी कितनी दृढ़ता है बटे सुरक्षा गुणांक क्या होना चाहिए, इन सबके समन्वय को क्या बोलते हैं, कार्यकारी प्रतिबल। देखो सेफ्टी फैक्टर यानी सुरक्षा गुणांक जितना अधिक होगा ये स्ट्रेस उतना ही कम होगा, ठीक है। देखो एकदम चालक जो होती है ना, वैसे तो बोलते हैं सीधी होनी चाहिए, मगर एकदम भी सीधी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चालक एकदम भी सीधी नहीं होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, तुम्हारे सेफ्टी फैक्टर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इस पर ज़्यादा तुमको वो समझ पोल ज़्यादा तुमको वो समझ में आने लगेगा, ज़्यादा ही तनाव महसूस करने लगेगा, इसलिए कुछ ना कुछ सैग होना भी चाहिए, इस चीज़ का रखना, एकदम सीधी नहीं होनी चाहिए, समझ में आया। चलो अब देखो नीचे क्या है, ग्राफ बना हुआ है, जो किसके बीच में सैग है, यानी झोल, तनाव तथा ताप के प्रभाव पर क्या है, ये ग्राफ बना हुआ है। इधर देखो ध्यान से, सैग क्या हो रहा है, धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है, ठीक है। सैग धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, सैग कम हो रहा है जब टेम्परेचर का मान क्या हो रहा है, धीमे धीमे कम होता चला जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, सैग हो जा रहा है। ये देखो टेंशन क्या है, टेंशन धीमे धीमे बढ़ता चला जा रहा है, समझ में आया, टेंशन धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये देखो उल्टा हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा टेंशन, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सैग हो जाएगा, ठीक है, ये सैग हो जाएगा। देखो सैग क्या है, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है झोल भी तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है तुम्हारा झोल भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ता चला जा रहा है टेंशन तुम्हारा कम होता चला जा रहा है, ठीक है, यानी झोल जब ज़्यादा होता है तो टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम्हारा देखो तापमान बढ़ रहा है टेंशन का मान कम होता जा रहा है, सही है। और जैसे जैसे तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है सैग का मान भी बढ़ता नहीं, झोल का भी मान में यानी जो लटकाव है वो लटकाव भी ज़्यादा होते चला जा रहा है, ठीक है। तो देखो सैग, टेम्परेचर और टेंशन यानी तान, तीन चीज़ यहाँ पे एक ही ग्राफ में दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो जब चालक कुलक की बात की तो फिर इसके बाद क्या होता है कि पूछते हैं कि सबसे बड़ा चीज़ कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हो उसको मापने का कि शॉर्ट है कि मीडियम है कि लॉन्ग है, ठीक है। सबसे बड़ा पैमाना यही है कि उसकी लंबाई कितनी है, सबसे बड़ा पैमाना यही है कि उसकी लंबाई कितनी है। तो उसकी लंबाई की बात करेंगे तो देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पहले आती है, तो इसकी लंबाई क्या होती है, 100 किलोमीटर से कम होती है, 100 किलोमीटर या कभी कहीं कहीं 80 किलोमीटर भी दिया रहेगा, देखो 100 लिखें किलोमीटर नहीं लिखें, ठीक है, किलोमीटर, और ये भी क्या है किलोमीटर, 100 किलोमीटर से कम होती है। वोल्टेज की भी बात करेंगे तो 20 किलोमीटर से कम ही इसकी वोल्टेज होती है, ठीक है, 20 kV से यानी किलो वोल्ट से ही कम ही होती है इसकी वोल्टेज इसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन में। शंट कैपेसिटेंस क्या होता है, नगण्य होता है या ना के बराबर या उसको मानते ही नहीं, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। शंट कैपेसिटेंस किसमें नेगलेक्ट मारते हैं, नगण्य मानते हैं, तो इसको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे आएंगे तो पूछेगा
कौन सा रिले प्रयोग करते हैं, तो याद रखना रिएक्टेंस रिले। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले। इसका तो उपनाम है डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले। इसको बोलते हैं किसको, रिएक्टेंस रिले को, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले। इसको याद रखना है, ठीक है। फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आओगे तो क्या आता है तुम्हारा, 100 से 250 किलोमीटर की लंबाई होती है, 20 से 100 केवी तक की वोल्टेज होती है, और इसमें इम्पीडेंस का प्रयोग होता है, इम्पीडेंस रिले का प्रयोग होता है, और इसका नाम क्या है, वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले, ठीक है। वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले किसको बोलते हैं, इम्पीडेंस रिले को। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ITI में तो कम पूछता है, JEE में बहुत ज़्यादा इसका उपनाम ही अधिक पूछता है, सही है। फिर आओगे लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, तो जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आओगे तो देखोगे कि इसकी लंबाई क्या हो जाती है, 250 किलोमीटर से अधिक हो जाती है, या कहीं कहीं 220 भी लिखा होगा। 220 से 250 किलोमीटर के ऊपर जितनी भी लंबाई आती है वो तुम्हारे किस में आती है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में आती है, ठीक है। इसके वोल्टेज की बात करें तो 100 केवी से ज़्यादा वोल्टेज होती है, क्या होती है, 100 केवी से ज़्यादा वोल्टेज होती है। इसमें प्रयोग क्या होता है, इसमें प्रयोग होने वाले रिले का नाम है महो रिले, महो रिले बोलते हैं। देखो महो रिले का वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पे पावर स्विंग भी अधिक होता है, यानी जहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा वैरी करता है वहाँ पर भी प्रयोग होता है, और इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले। क्या बोलते हैं, वोल्टेज रिस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले, किसको, मोह रिले को बोलते हैं, ठीक है। और इसका अन्य नाम भी क्या है, इसको एडमिटेंस रिले बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको एडमिटेंस रिले भी कहते हैं। मोह रिले का ही दूसरा नाम एडमिटेंस रिले है, ठीक है। तो ये सब जितने भी पॉइंट बताएं इन सबको याद रखना, भूलना मत। ये सारे पॉइंट क्या है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन लाइन यानी ओवर ट्रांसमिशन लाइन की बात हो और ये सब न पूछे, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसको याद रखना है, समझ में आया ना। चलो अब आगे देखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट स्लाइड आएगा तो इसमें तुमको कुछ लॉसेज होंगी और तुमको वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ाना जो है वो ट्रांसमिशन लाइन में बताई जाएंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। चलो अगले स्लाइड पे आते हैं। अब देखो अगले स्लाइड की बात करें तो इसमें तुमको कई चीज़ें दिखेंगी, दक्षता दिखेंगी, वोल्टेज रेगुलेशन दिखेंगी, और कुछ पैरामीटर है जो दिखेंगी, कोरोना लॉस दिखेंगी, उसके कारण क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, और कैसे दूर कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है, तरीके से कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। देखो ट्रांसमिशन दक्षता की बात करें तो दक्षता तो ट्रांसमिशन छोड़ भी दक्षता कहीं भी होती है तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ये सबको पता है। और देखो यहाँ पे जब रिसीविंग एंड पावर, रिसीविंग मतलब कौन करेगा, जो आउटपुट में होगा, और सेंड करने वाला कौन होगा, एक तरीके से जो इनपुट होगा। तो रिसीविंग एंड पे जो पावर प्राप्त हुई है और जितना भेजा गया था उसका अनुपात क्या कहलाता है, हमारा दक्षता कहलाता है, ठीक है। रिसीविंग मतलब जो लिया है, रिसीव किया है, सेंड मतलब जो भेजा है, उसका जो रेशियो होता है, उसका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, हमारा दक्षता कहलाता है। इसको याद रखना है, ठीक है। फिर आते हैं किस पे, वोल्टेज रेगुलेशन, यानी वोल्टेज का नियमन कैसे निकालते हैं। तो पता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड, इस तरीके से कुछ याद किए होगे। तो यहाँ पर देखो क्या VS माइनस VR अपॉन VR, यानी सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज बटे रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या होता है, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होती है, ठीक है। इसको याद रखना है। अब देखो क्या है, जब ट्रांसमिशन सप्लाई बैलेंस हो, ट्रांसमिशन सप्लाई बैलेंस हो मतलब क्या होता है कि चालक का लेंथ बराबर न होने की वजह से क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप भी ऊंचा ज़्यादा होता है, ऊंचा होता है, कम ज़्यादा होता है, ठीक है। याद रखो ट्रांसमिशन की लंबाई यानी प्रत्येक चालक की लंबाई बराबर न होने के कारण उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी कम ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका जो उसमें बहने वाली वोल्टेज यानी जो विभव है वो क्या होती है, वो बैलेंस नहीं होती है, ठीक है। और जब वोल्टेज बैलेंस हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, A बराबर D हो जाता है। अब तुम लोग ये कहोगे सर जी A बराबर D BC ये सब क्या लिखे हैं, ठीक है। तो ये सब देखो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर है A B C D, किसी रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस, ओम फलाने का ना, ठीक है, कंडक्टेंस ये सब कहते हैं, ठीक है। वो भी पढ़ोगे तो बहुत समय लगेगा तुम लोग को समझ में, क्योंकि वो 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ोगे ना तब आता है, ठीक है। 2 पोर्ट नेटवर्क, इधर से भी अगर सप्लाई दी, उधर से भी सप्लाई दी, तब क्या होगा, उधर से रिसीव की, इधर से भी रिसीव की, क्या होगा, तो 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ोगे तब तुमको ABCD मिलता है। तो अभी फिलहाल जो याद करना है उसका याद रखो कि जब ट्रांसमिशन सप्लाई बैलेंस होता है तो A बराबर D हो जाता है, और जब ट्रांसमिशन सप्लाई रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाता है, तब क्या होता है, AD माइनस BC बराबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, AD माइनस BC बराबर 1। देखो जो इंपॉर्टेंट
वो पूछता है क्या बोलते हैं तो इसमें अभी बहुत सारी चीज़ पढ़ोगे, ठीक है। तो मगर जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आओगे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, पूछता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन में लगाओ बताओ ABCD की वैल्यू क्या होती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ABCD 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 शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ABCD की वैल्यू क्या होती है। तो देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में A की वैल्यू 1, B की वैल्यू Z, C की वैल्यू 0, Z की वैल्यू 1। इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बस बात होगी और किसी में लगाओ तो गलत हो जाएगा, फिर मत कहना, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये होता है, सही है। इधर की कहानी ये थी। अब देखो जब लॉसेस में अब लॉसेस पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस क्या क्या है, तो इसमें देखो पहला जो लॉसेस है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे अधिक पूछा जाता है, ठीक है। और जिससे 2 साल तक हम लोग जूझते रहे, अभी भी जूझेंगे पता नहीं, ठीक है, जिसको कोरोना कहते हैं, ठीक है, कोविड-19, ठीक है। ये भी वही काम करता है जो हम लोग का किया था। ट्रांसमिशन लाइन में सबसे बेकार यही होता है, कोरोना, ठीक है। तो होता क्या है इसमें देखो, कोरोना कैसे पहचानोगे कि कोरोना है, तो बोलोगे सर जी उसमें जब बैगनी रंग की चमक या नीले रंग की चमक होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। सर जी जब हिसिंग नॉइज़ आ रही हो, जैसे सांप की तरह की आवाज़ आती है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, सर कोरोना बोलते हैं। जब ओजोन गैस का उत्पादन होता है, ओजोन मतलब O3, जब O3 गैस का उत्पादन होता है तब भी कहोगे सर क्या हो रहा है, कोरोना हो रहा है, ठीक है। ये सब सारी क्या है, कोरोना है। चलो इन सबको क्या कर सकते हो, देखो याद रखना, हाई वोल्टेज कितना, लगभग 80 kV के ऊपर, या लिख दे रहे हैं 80 kV के ऊपर जब तुम जाओगे तब तुमको क्या होगा, चालक के चारों तरफ तुमको ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तब क्या कहोगे, कोरोना तो आ गया, ठीक है, कोरोना आ गया, सही है। 80 kV के ऊपर की बात होती है अधिकतर। कारण क्या होता है, ठीक है, कारण क्या होता है कि वातावरण में जो नमी होती है, देखो ये वाली पॉइंट, वातावरण में जो नमी होती है उसके कारण क्या होता है, धारा प्रवाह होने की वजह से जो हमारा अगल बगल का वातावरण है वो भी थोड़ा थोड़ा किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, चालक की तरह व्यवहार करने लगता है, जिसमें क्या हो जाता है, उसमें मौजूद जो आयंस है उनका क्या होता है, भंजन होने लगता है। क्या होता है, चालक के अगल बगल जो आयंस होते हैं उनका भंजन होने लगता है, जिसको आयनीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो जो अगल बगल का जो हवा होता है वो तो इंसुलेटर है, मगर वो धीरे धीरे अगल बगल का भी क्या करने लगता है, चालक की तरह कार्य करने लगता है, जिसको आयनीकरण होते हैं, ठीक है। और कारण क्या होता है, चालक के बीच की दूरी में कमी। जब चालक के बीच की दूरी में ज़्यादा कमी होने लगती है तो क्या होता है, तब भी हमको कोरोना लॉस देखने को मिल सकता है। उच्च वोल्टेज पर पावर सेंड करना, एक तो फ़ायदा ये था कि उच्च वोल्टेज पर पावर सेंड करने से लॉसेस कम होती है, ठीक है, ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कम होता है। मगर एक लॉसेज ये भी है कि क्या होता है, उस पर हमको कोरोना देखने को मिल सकता है, ठीक है। और क्या है, 1 2 3 4 5, पाँचवा कारण क्या है, चालक तारक का रफ होना, यानी चालक का जो सरफेस है, जो सतह है, उसका क्या होना, रफ होना भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोरोना बनाने में। तो लॉस क्या होता है, तो याद रखना है लॉस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पूछता है। लॉस जो कोरोना लॉस होता है वो समानुपाती किसके होता है, S+25, ठीक है, ये ऐसे होगा S+25 एक में है, ठीक है, S+25 के समानुपाती होता है, यानी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो लॉस बढ़ेगा, याद रखना, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा तो लॉस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हमसे मत कहना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से लेके चलना है। लाभ क्या होता है, अच्छा कोई चीज़ कोरोना है, इधर इधर इसकी बकैती बतियाएँ कि ये फलाना है ढिकाना है, तो उसका लाभ भी बताने लगे तो बोलेगा दल बदलू आदमी है, ठीक है, मगर इसका लाभ है क्या है, सर्ज के प्रभाव को कम करना है। यानी जो सर्जे जो लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं, यानी जो ऊपर से बिजली आकार एक तरीके से गिरता है, यानी जब सर्ज इम्पीडेंस बराबर क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस बराबर √L/C, इसका याद रखना, Z0 बराबर √L/C। तो इसमें भी क्या होता है, इस प्रभाव को भी क्या करता है, कम करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, अभी तुमको बता कि चालक के अगल बगल का जो होता है हवा क्या होता है, चालक के व्यवहार करने लगता है चालक की तरह, ठीक है। तो जब चालक का व्यास बढ़ जाता है तो जिससे क्या होता है, चालक का व्यास बढ़ गया तो उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है, यानी स्थिर वैद्युत का जो प्रतिबल है वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि पहले इतनी पे पूरी धारा जा रही थी, अब थोड़ा बढ़ के जा रहा है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, भार कम होगा। जैसे कि इतनी पतली पाइप है और इतनी मोटी पाइप से धारा जाने लगे या पानी जाने लगे तो क्या होगा, थोड़ा तुमको बल कम समझ में, फोर्स कम समझ में आएगा। पतली वाली से जहाँ 2 मीटर दूर पे पानी गिर रहा था, 1 इंच वाले पे क्या होगा, थोड़ी पास ही पे गिरने लगेगी, ठीक है, ये प्रतिबल कम हो गया। हानि क्या होती है, लाभ तो पढ़ लिए, कोरोना का हानि भी होगा ना, तो हानि यही होती है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है, यानी क्या होता है, जो जिसको हिसिंग बोल लेते हैं,
हमेशा क्या होता है, तुमको इरिटेट करेगा, ठीक है ना, हमेशा की आवाज़ आती रहेगी, बहुत बेकार लगता है। कम्युनिकेशन लाइन में बाधा पड़ता है, जो अगल बगल से संचरण वाली टावर जाती हैं, जो टावर जा रही हैं फलान ढिमकान, जो नेटवर्क वाली जा रही हैं, उसमें भी क्या जाता है, बहुत बड़ा व्यवधान डालता है। और पावर लॉस तो बढ़ता ही बताएं, ठीक है, पावर लॉस होता है, सही है। कोरोना लॉस को कम कैसे कर सकते हो, तो बोलो, देखो कोरोना लॉस को कम करने के लिए पहले बंडल कंडक्टर का प्रयोग करेंगे। किसका, बंडल कंडक्टर का प्रयोग करेंगे। चालक के बीच की दूरी क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, अगर पॉसिबल है तो बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा क्या करते हैं, चालक को चिकना करके, ठीक है, जो सरफेस की बात की है उसको क्या करते हैं, थोड़ा स्मूथ कर दें। थोड़ा स्मूथ कर देंगे तो कहानी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, ये बात थी हमारे कोरोना लॉस की। अभी तुमको क्या पढ़ना है, स्किन इफेक्ट पढ़ना है, फ्रंट इफेक्ट पढ़ना है, ठीक है, 2 लॉस और तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो उसका भी स्लाइड बना लेते हैं, तब तक के लिए वेट करो बाबू लोग। देखो आज का ये लास्ट स्लाइड है, ठीक है ना, सारे लॉसेस है इसमें, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लेकर आए, कथा नहीं बात रहे, ठीक है ना। स्किन इफेक्ट देखो क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं, त्वचक प्रभाव, हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वचक प्रभाव। इसके मतलब समझ में नहीं आ रहे सरफेस, ठीक है। तो बोला क्या है, धारा चालक के सतह से प्रवाह होती है। देखो जब धारा चालक के सतह से प्रवाह होती है या निकटवर्ती क्षेत्र से प्रवाह का प्रयास करती है, यानी जो या तो इसके सरफेस से हो या फिर इसके अगल बगल जो थोड़ी मोटी सरफेस है, जो बोले थे इसको भंजित करके वो चालक बना देता है, सरफेस बढ़ा देता है, उससे प्रवाह हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्किन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, उससे स्किन इफेक्ट बोलते हैं। और इसी स्किन इफेक्ट के कारण कभी कभी तुम पढ़े हो, पूछता है बताओ कि डीसी रेसिस्टेंस की वैल्यू एसी रेसिस्टेंस वैल्यू की तुलना में कम क्यों होती है, तो उसका मेन कारण क्या है, यही स्किन इफेक्ट, क्योंकि उसके क्या होता है, कोर यानी क्रोड से होकर धारा नहीं बहती है, ठीक है। इफेक्टिव रेसिस्टेंस को क्या करता है, बढ़ाता है, कौन, हमारा स्किन इफेक्ट, जो क्या बोलते हैं उसको, इफेक्टिव मतलब प्रतिभावी शक्ति प्रतिरोध है, उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा स्किन इफेक्ट करता है। और यही सबसे बड़ी मुश्किल होती है, जो क्या करता है, प्रतिरोध बढ़ाता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। ये देखो ये बता दें क्यों होता है, आरएससी की वैल्यू लगभग 1.5 गुना क्यों होती है, स्किन इफेक्ट के कारण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो कारण क्या होता है स्किन इफेक्ट का, पहला तो फ्रिक्वेंसी है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाओगे तो अच्छी प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। दूसरा क्या है, चालक का व्यास, ठीक है, चालक के व्यास पे भी क्या होता है, प्रभाव पड़ेगा, सही है। तीसरा है चालक का आकार, अगर देखो चालक का आकार अगर सेक्टर शेप्ड है, सेक्टर शेप्ड मतलब ऐसे तिरछे करके आगे बढ़ा है, ऐसे घूम के आगे बढ़ा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें स्किन इफेक्ट कम होगी, ठीक है। परमेबिलिटी मतलब समझते हो, पारगम्यता, क्या बोलते हैं, पारगम्यता, जिसको बोलते हैं कि जो फ्लक्स आसानी से पास कराता है उसको पारगम्यता उच्च होती है, जो नहीं कराता है वो निम्न होती है। तो अगर पारगम्यता बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट भी बढ़ता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। दूसरी बात आती है क्या, फ्रंट इफेक्ट। फ्रंट इफेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बता रहे हैं कि यह नो लोड पर भी कुछ पावर जो क्या होता है आउटपुट में देता है, नो लोड है तब भी क्या होगा, रिसीविंग में कुछ न कुछ पावर ट्रांसफर होगा, या फिर जब रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग एंड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो क्या कहते हैं कि अच्छा ये फ्रंट इफेक्ट आ गया। अधिकतर तुमको यही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, क्या बोलोगे, यही जो बॉक्स में बनाए, अच्छा ये क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा फ्रंट इफेक्ट आ गया, ठीक है, इसको याद रखना। एक तीसरा क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। देखो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, याद रखना है बस, प्रॉक्सिमिटी, ये लगभग फ्रंटी और प्रॉक्सिमिटी लगभग सेम ही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है, बस हल्का फुल्का अंतर है जो इसको यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिए। बोला क्या है, एक चालक का धारा प्रवाह अगर दूसरी चालक के धारा प्रवाह को प्रभावित करे तो उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। जैसे एक इसमें धारा जा रहा है, एक दूसरा इसमें धारा जा रहा है, ये वाला इस पर प्रभाव डाले, और जाहिर सी बात है डालेगा ही, ठीक है, जब एक दूसरे के, एक मैन में 2 तलवार नहीं रह सकती ना, जब दूरी पर्याप्त नहीं होगी, पास में होगी, तो इसका प्रभाव इस पर और इसका प्रभाव इस पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। देखो डीसी में क्या होता है, ये जो अधिकतर एसी वाले लॉसेज हैं डीसी में नहीं होती, या फिर होती है तो ना के बराबर, उसको नगण्य मान लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम बूस्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखो बूस्टर पूछता है कि तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किस रूप में करते हो, तो तुम बोलते हो सर बूस्टर के रूप में प्रयोग करते हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में। बूस्टर का काम क्या होता है, बूस्ट नाम ही सुन रहे हो, जो वोल्टेज घटी है उसको बढ़ाने का काम करता है कौन, बूस्टर, ठीक है, वोल्टेज की भरपाई का कार्य करता है कौन, बूस्टर। मगर बूस्टर केवल डीसी सीरीज ही नहीं होता है, इसके साथ क्या होता है, एक डीसी शंट मोटर होता है जो क्या होता है, मैकेनिकली कपल्ड होता है,
डीसी सीरीज मोटर के साथ एक डीसी शंट मोटर भी होता है, जो क्या होता है, यांत्रिक रूप से कपल होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें याद रखना। ये ट्रांसमिशन लाइन की जितनी मोटी मोटी बातें थी सारी बता दी और सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर वही बता रहे हैं, रिकॉर्डेड और स्लाइड के माध्यम से देने का मतलब यही कि तुम लोग का टाइम वेस्ट मतलब ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट तुम्हारे तक पहुँचाया जाए। ठीक है ना, तुमको 25 मिनट उसका 25 मिनट इसका 50 मिनट पर तुमको कितनी चीज़ें नॉलेज में आगे, क्या क्या चीज़ें आगे तुमको खुद नहीं पता है। ठीक है, तुम पढ़ोगे तब तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा इससे बाहर तो कुछ नहीं है। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब तो रिकैप्चुलेट हो गया। ठीक है, तो चलो, तो जो सेशन पर आएगा उसको तो लाइक करना बनता है। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।